तो हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब और कैसी चल रही है आप सभी के बोर्ड एग्जाम की तैयारी। तो स्टूडेंट, अगर आप भी इस बार हो क्लास 12 में और आपको 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है ना, तो आज का ये वीडियो आप सभी के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूं क्लास 12 हिंदी का एक मॉडल पेपर। देखो स्टूडेंट, 2026 में बहुत सारे स्टूडेंट हिंदी में 100 में 90 प्लस 95 प्लस लेकर आए हैं, और अगर आप भी टॉपर स्टूडेंट की तरह 100 में 96 97 99 लाना चाहते हो ना, तो ये क्लास आप एक बार शुरू से लेकर लास्ट तक देख लेना। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि जो क्लास 12 हिंदी का आपका बोर्ड एग्जाम का पेपर है ना, वो कैसा आएगा, मतलब कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आएंगे। इस पूरे पेपर को मैं सॉल्यूशन के साथ बताने वाला हूं। 2027 में बोर्ड एग्जाम देना है तो आपको पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि हमारा पेपर आखिर कैसा आएगा। तो पूरे 100 नंबर के पेपर को मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं भैया कि एक एक क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं और कौन से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। तो देखो, यहां पे जब आपको पेपर मिलेगा ना, यहां पे आप रोल नंबर डाल देना, यहां पे अपना नाम लिख देना। जो भी आपका भाई नाम होगा, रोल नंबर होगा, वो यहां पर आपको डालना है, ठीक है। इधर देखिए मुद्रित पृष्ठों की संख्या लिखा रहेगा 2027। ये सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है, ठीक है। पूरे 70 नंबर का पेपर आता है, पूरे 100 नंबर का पेपर आता है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट बात देखो, यहां पे आपका पेपर कोड दिया रहेगा। आपके पेपर में एक कोड दिया रहेगा ना, जब आप कॉपी लिखोगे, स्टार्टिंग में जब कॉपी फिल करोगे डिटेल ना, तो वो पेपर कोड डालना होता है, ठीक है। समय आपको 3 घंटे 15 मिनट दिए जाते हैं, मतलब पूरा पेपर करने के लिए आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाएगा। आप लोग बस वीडियो को भैया लाइक करते हुए चलना, क्योंकि ऐसे ऐसे क्लासेस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट देखो, आपको नोट दिया गया है कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। मतलब जो आपको 3 घंटे 15 मिनट का टाइम दिया जाता है ना, उसमें से 15 मिनट आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए दिया जाता है कि पहले आप पेपर को पढ़ो, ठीक है। आगे देखो, इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना अनिवार्य है। भैया हिंदी का पेपर 2 खंड में होता है, खंड का और खंड खा। खंड का में 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे, खंड खा में भी 50 नंबर के क्वेश्चन रहेंगे। तो चलिए अब पेपर को देखते हैं भैया। एक ही रिक्वेस्ट करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करना। अगर इस वीडियो पर सिर्फ और सिर्फ 1000 लाइक्स आ गया बच्चों ना, तो मैं ऐसे ही सारे सब्जेक्ट का आपको पेपर दूंगा। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, इसका पीडीएफ चाहिए तो कमेंट में सारे बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके पीडीएफ लिख देना कमेंट में, ठीक है। देखो भैया, सबसे पहले देखो, हमारे हिंदी का पेपर जो होगा 2 खंड में होगा। सबसे पहले खंड का रहेगा। खंड का जो है पूरे के पूरे 50 नंबर का रहेगा। कितने नंबर का? 50 नंबर का। इसमें आपका हिंदी के बहुविकल्पीय प्रश्न, गद्यांश, पद्यांश, साहित्यिक परिचय, कहानी, खंड काव्य, ये सब रहेंगे आपके खंड का में। सब कुछ मैं बताऊंगा, ध्यान से समझो। देखो, खंड का में सबसे पहले 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी गद्य के इतिहास से, और 5 क्वेश्चन रहेंगे हिंदी पद्य के इतिहास से, ठीक है। तो देखो ध्यान से, सबसे पहले 5 बहुविकल्पीय प्रश्न है हिंदी गद्य के इतिहास से। देखो, जैसे फर्स्ट का है, राहुल सांकृत्यायन का वास्तविक नाम है, बताओ राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम क्या है? सुदामा प्रसाद पांडे, वासुदेव सिंह, बैद्यनाथ सिंह या केदारनाथ पांडे? अरे भैया, राहुल सांकृत्यायन जी का वास्तविक नाम है केदारनाथ पांडे। ऐसे आप लोग बस ध्यान से क्लास को देखो भाई, इस बार आप बहुत अच्छे परसेंटेज से पास होंगे, क्योंकि हम आपकी तैयारी पूरे साल कराएंगे, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा इसका फ्री पीडीएफ कहां मिलेगा, टेंशन मत लेना। खा वाला देखो, रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? रानी केतकी की कहानी, इसके लेखक कौन है बताओ? पता है कि नहीं पता है? भाई नहीं पता तो हम बताएंगे। मुंशी इंशाअल्लाह खां, प्रेमचंद, जैनेन्द्र या फिर यशपाल? भैया, रानी केतकी की कहानी के लेखक है मुंशी इंशाअल्लाह खां जी। फर्स्ट
फर्स्ट ऑप्शन बिल्कुल सही है। बस आप क्वेश्चन को ध्यान से समझो, टेंशन मत लो। आगे आगे मैं आपको हिंदी के 50 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन करके ना पूरे बहुविकल्पीय प्रश्न कंप्लीट करा दूंगा, उसके लिए मत लेना टेंशन। जब तक है आपका भाई शुभम, ठीक है। 2 क्वेश्चन समझ में आ गया। गा वाला क्वेश्चन देख लो भैया। गा, निम्नलिखित में से कौन छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? बताओ इसमें से कौन है जो छायावादी युग के गद्य लेखक हैं? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, प्रताप नारायण मिश्र या राय कृष्ण दास? भैया दूसरा ऑप्शन सही होगा, रामचंद्र शुक्ल जी जो हैं ये छायावादी युग के गद्य लेखक हैं। आप लोग बस ऐसे ही क्वेश्चन को समझो भाई। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, ऑब्जेक्टिव में बस समझना है। क्वेश्चन मैं बता रहा हूं, आंसर बता रहा हूं, आप लोग समझिए, काम खत्म है। और भाई मेहनत करना शुरू कर दो मेरे भाई। आप लोग क्या कर रहे हो? एक टॉपर जब टॉपर बनता है ना, उसको भी एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि मैं टॉपर बनूंगा, लेकिन आखिरकार वो बन जाता है। ऐसे आपको भी नहीं लग रहा होगा कि मैं बनूंगा। अगर मेहनत करोगे ना आप टॉपर बनोगे। आपके भी पेरेंट्स जो है ना वो प्राउड फील करेंगे आपके ऊपर। मेहनत करो स्टूडेंट, ऐसे कुछ नहीं होने वाला। अगर आपके देखो टॉपर और आप में कोई डिफरेंस नहीं है। 2 हाथ उसके पास है, 2 आंखें उसके पास है, वही सब आपके पास भी है। आप लोग भी पढ़ाई करो ना, आप लोग भी टॉपर बनो ना। जिंदगी में आए हो तो कुछ बड़ा करो। चलो घा वाला क्वेश्चन देख लो बच्चों। घा वाला क्वेश्चन है, तार सप्तक के संपादक थे। तार सप्तक के संपादक कौन थे? बताओ तार सप्तक के संपादक कौन है? दिनकर, अज्ञेय, निराला या मुक्तिबोध? भैया अज्ञेय जी हैं। एक एक नंबर के सारे क्वेश्चन रहेंगे। तार सप्तक के संपादन है अज्ञेय जी, जिनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय, ठीक है। ये भी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है? बहुत ज्यादा क्वेश्चन आता है। तो भैया है 1943 ईस्वी। 1943 ईस्वी। इसको याद कैसे रखोगे देखो ध्यान से। तार सप्तक में क्या आता है? स्टार्टिंग में ता और रा आया। 43 में भी ता और रा आता है, यानी कि याद रखो तार सप्तक का प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ। तार 43, ठीक है। ट्रिक याद हो गया, समझ रहे हो? बस ध्यान से समझते चलो। अंगा नंबर क्वेश्चन देखो भैया। अंगा नंबर क्वेश्चन हमारा है, वर्ण रत्नाकर किस भाषा में है? वर्ण रत्नाकर जो है किस भाषा में लिखा गया है, ये आपसे पूछा जा रहा है। खड़ी बोली, भोजपुरी, मैथिली या ब्रज भाषा? भैया मैथिली में। वर्ण रत्नाकर जो है मैथिली भाषा में लिखा गया। बस हो गया। 5 क्वेश्चन आपके हो गए हिंदी गद्य के इतिहास से, यानी कि फर्स्ट क्वेश्चन जो रहेगा ना उसमें काखा गघा अंगा करके 5 क्वेश्चन रहेंगे। 5 नंबर आपका बिल्कुल फिक्स है, ठीक है। चलो भैया अब दूसरे क्वेश्चन में भी 5 क्वेश्चन रहेंगे काखा गघा अंगा करके, जो कि हिंदी काव्य के इतिहास से, यानी कि हिंदी पद्य के इतिहास से रहेंगे। देखो दूसरे का नई कविता के कवि कौन है? नई कविता के कवि नरेंद्र शर्मा, अज्ञेय, रामधारी सिंह दिनकर या सुमित्रा नंदन पंत? भैया अज्ञेय जी हैं। नई कविता के कवि जो हैं अज्ञेय जी हैं। आपका खा वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है, मतलब दूसरा ऑप्शन। का खा गा भी आ सकता है, ठीक है। नहीं ऐसे आएगा खा। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? बताओ विनय पत्रिका किस भाषा में लिखा गया है? फटाफट देखते चलो, पूरे 100 नंबर का पेपर आपको सॉल्व करना है। सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, इसका फ्री पीडीएफ चाहिए ना तो आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, जाकर ज्वाइन कर लो भाई। सारे बच्चे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लो, उसी में वीडियो का लिंक भी मिलेगा और आपको पीडीएफ भी मिलते रहेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में जाओ, लिंक है वीडियो के नीचे, डिस्क्रिप्शन होता है, ठीक है। जाओ देखो, फ्री है भाई, जाओ एंजॉय करो। विनय पत्रिका किस भाषा की कृति है? बताओ फटाफट, सारे बच्चे आंसर देंगे। अवधी, मैथिली, ब्रज या खड़ी बोली, ठीक है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रज भाषा, ठीक है। विनय पत्रिका जो है ब्रज भाषा की कृति है, रचना है। अगला क्वेश्चन देखो, गा वाला क्वेश्चन। सारे क्वेश्चन बहुत ध्यान से देखना। शिवा बावनी के रचयिता कौन है? शिवा बावनी, इसके लेखक कौन है? इसके रचयिता कौन है? बताओ सभी बच्चे। बस देखो ऑब्जेक्टिव में क्या है भाई, हलवा है। बस ध्यान से समझते चलो, क्वेश्चन सब काम हो जाएगा। तुलसीदास, भूषण, जगन्नाथ दास रत्नाकर या मैथिली शरण गुप्त? शिवा बावनी, इसके रचयिता है भूषण जी। दूसरा ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखो बहुत सारे क्वेश्चन मैं आगे कराऊंगा, उसके लिए आप टेंशन मत, वो मेरे ऊपर छोड़ दो भाई। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप भी हमारी फैमिली में ऐड हो जाओ। जितने बच्चे रहेंगे ना उतना पढ़ाने में मजा आएगा भाई, फ्री है। जाओ सब्सक्राइब करो फटाफट, नोटिफिकेशन मिलेगा टाइम टाइम। बाद में कहते हो सर जी चैनल एक बार देख लिया मिलता नहीं है, तो जब सब्सक्राइब नहीं करोगे नहीं मिलेगा। निम्नलिखित कवियों में से राष्ट्र कवि की उपाधि से विभूषित किया गया है, मतलब राष्ट्र कवि किसको कहा जाता है?
भाई सिंपल सा है, राम कुमार वर्मा को, मैथिली शरण गुप्त को, महादेवी वर्मा को या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को? भैया मैथिली शरण गुप्त जी को ही राष्ट्र कवि कहा जाता है। ठीक है, क्या राष्ट्र कवि? आपका सेकंड ऑप्शन बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन, अंगा नंबर, कठिन काव्य का प्रेत कहा जाता है किसको? कठिन काव्य का प्रेत किसे कहा जाता है? घनानंद, भूषण को, केशव को या फिर पद्माकर को? भाई सिंपल सा है, केशव जी को कहा जाता है कठिन काव्य का प्रेत। ऐसा कहा जाता है ना, इनकी जो काव्य रचनाएं भाई थोड़ा कठिन लगती हैं बच्चों को। ठीक है, तो हो गया 5 क्वेश्चन यहां पर भी हो गए हिंदी काव्य के इतिहास से, यानी कि टोटल 10 नंबर के बहुविकल्पीय प्रश्न आपको दिए जाएंगे। भाई बहुविकल्पीय प्रश्नों में कुछ भी फिक्स नहीं है भाई, मैं बोल दूं यही आएगा तो यही आ जाएगा, उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन पढ़ना होगा। हिंदी में बहुत सारे टॉपिक हैं, लगभग 40 नंबर के जो 100% फिक्स हैं, अभी मैं आपको बताने वाला हूं, उसके लिए आप टेंशन मत लीजिए। चलो भैया अगला देखो, 10 बहुविकल्पीय हो गए। अब गद्यांश पूछा जाता है, तीसरे नंबर पर गद्यांश। भाई बिल्कुल समझ लीजिए फ्री का नंबर है। देखो दिए गए गद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। मतलब आपको एक गद्यांश दिया जाएगा यहां से यहां तक, हिंदी के गद्य के किसी भी चैप्टर से दिया जा सकता है। इसके नीचे देखो 5 क्वेश्चन है, ये पांचों क्वेश्चन का आंसर आप दे दीजिए। एक एक क्वेश्चन आपका रहेगा 2-2 नंबर का, यानी कि पांचों का आंसर दे दिया तो 10 नंबर आपका फिक्स है। इनका आंसर कहां मिलेगा? इनका आंसर इसी में मिलेगा, इसी गद्यांश में ही मिलेगा। अभी मैं ढूंढ कर भी बताऊंगा, नो टेंशन। नहीं पता तो अथवा लगा रहेगा। देखो अगर मान लीजिए वो वाला नहीं पता तो ये दूसरा कर लो, यहां से लेकर यहां तक 5 क्वेश्चन इसके नीचे भी रहेंगे। मतलब आपको 2 चीजें, 2 गद्यांश दिया जाएगा, करना एक ही है। जैसे मान लीजिए मैं इस गद्यांश को करना चाहता हूं, ठीक है, तो पहले हम गद्यांश को खूब ध्यान से पढ़ेंगे। 15 मिनट आपको पेपर पढ़ने के लिए ही दिया जाता है। ठीक है, तो पहले ध्यान से पढ़ो। देखो मातृभूमि पर निवास करने वाले मनुष्य राष्ट्र का दूसरा अंग है। पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना संभव है। भाई पृथ्वी होगी, हम ही लोग नहीं होंगे तो देश कैसे बनेगा, राष्ट्र कैसे बनेगा? पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। जन के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। अरे हम लोग हैं तभी तो हम लोग धरती माता कहते हैं, धरती जी को, पृथ्वी को माता बोलते हैं। पृथ्वी माता है और जन सच्चे अर्थों में पृथ्वी के पुत्र हैं। क्वेश्चन देखो भाई, देखो इसको आपको पहचानना होगा ये किस चैप्टर का है। देखो चैप्टर का नाम, उसके लेखक का नाम आप पहले से ही याद रखो। देखो यहां पे अगर देखोगे तो ये देखो राष्ट्र का स्वरूप आ गया, पूरा चैप्टर आ गया, या राष्ट्र आ गया, देखो राष्ट्र आ गया, यानी कि ये किस चैप्टर का है? राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं वासुदेव शरण अग्रवाल जी। अगर आपको चैप्टर और उसके लेखक का नाम याद है ना, 10 नंबर आपका फिक्स है मेरे भाई। ठीक है, तो आपको समझ में आ गया। पहला क्वेश्चन यही है। देखो ये पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है, ध्यान से समझो। उपरोक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। पाठ का नाम क्या है? पाठ का नाम राष्ट्र का स्वरूप, लेखक का नाम डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल। 2 नंबर आपका फिक्स। ठीक है, गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं मैंने वीडियो बना रखा है, कैसे लिखते हैं कॉपी में वो भी मैंने बताया। बस सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। दूसरा देखो रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। भाई यहां से यहां तक जिसके नीचे आपको रेखाएं दिख रही है ना, इसकी अपनी भाषा में व्याख्या करना है। मतलब थोड़ा बहुत चेंज वेंज करके लिख देना है, नंबर आपको मिल जाएगा। थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख देना। तीसरा क्वेश्चन देखो, राष्ट्र की कल्पना कब असंभव है? तो देखो यहीं पे कहीं लिखा होगा, देखो कहां है, ये देखो, पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। देखो आप क्वेश्चन का जो कीवर्ड है ना, जैसे यहां पे राष्ट्र की कल्पना असंभव, इसको इसमें ढूंढो तो ये देखो राष्ट्र की कल्पना असंभव, यही लाइन उठाकर लिख दो। ये ट्रिक होता है। ठीक है, तो देखो पृथ्वी हो और मनुष्य ना हो तो राष्ट्र की कल्पना असंभव है। चलो आगे देखो। चौथा, पृथ्वी और जन दोनों मिलकर क्या बनाते हैं? तो देखो यहीं पे कहीं लिखा होगा, ये कहां लिखा है, कहां लिखा है, ये देखो भाई, पृथ्वी और जन दोनों के समन्वय से ही राष्ट्र का स्वरूप संपादित होता है। देखो आंसर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? भाई एकदम हलवा है, आंसर मिल गया बहुत आसानी से। अगर आप स्टार्टिंग के दोनों क्वेश्चन का आंसर दे देते हो ना, बाकी 3 क्वेश्चन बिल्कुल हलवा हो जाते हैं। पांचवा, पृथ्वी कब मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है? तो ये देखो, ये देखो, जन के निवास के कारण ही पृथ्वी मातृभूमि की संज्ञा प्राप्त करती है। बस यही उठाकर लिख दो भाई। 2-2 नंबर के 5 क्वेश्चन थे, पांचों का आंसर बता दिया, 10 नंबर आपको मिल गया। ठीक है, लिखना कैसे है वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट गद्यांश शुभम लेक्चरर। कोई भी टॉपिक सर्च करना है भैया ना, टॉपिक का नाम लो, पीछे शुभम लेक्चरर लगा दो, वीडियो हाजिर है।
चलो भाई आगे बढ़ते हैं। दूसरा वाला गद्यांश भी आप कर सकते हैं, नहीं पता है, देखो ये कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक, अब यहां पे अशोक आ गया तो ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। इसके लेखक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी जी। बस हो गया भाई, इसको खुद कीजिएगा। चलो इसका स्क्रीनशॉट लो, इसको खुद करना है भाई, क्योंकि दोनों नहीं बताएंगे, हम एक ही बताएंगे। दोनों समझना है तो आगे आगे मैं बताऊंगा। अब चलते हैं पद्यांश पे। देख भाई, पद्यांश जो अक्सर बच्चों को टफ लगता है, क्यों? क्योंकि इसमें डायरेक्ट आंसर नहीं मिलते। सेम गद्यांश की तरह देखो, दिए गए पद्यांशों पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए 10 नंबर। ये आपको पद्यांश दे दिया गया, इसके नीचे क्या होगा, 5 क्वेश्चन रहेगा जैसे गद्यांश में था। इसका आंसर लिखना है, लेकिन यहां ढूंढने से नहीं मिलेगा मेरे भाई। इसका आंसर देने के लिए आपको इसका हिंदी मीनिंग पता होना चाहिए। कुछ बच्चे क्या करते हैं, भैया चैप्टर पढ़ते ही नहीं है, हिंदी मीनिंग पढ़ते ही नहीं है, एग्जाम देने चले जाते हैं। भाई इसमें कहां आंसर ढूंढने से मिल जाएगा, ठीक है? मेहनत नहीं करोगे कैसे काम होगा? तो इसको मैं अभी बताऊंगा, नहीं पता तो अथवा लगा, ये दूसरा कर लो, ठीक है? तो चलो हम इसी को करते हैं। इसको मैं पहले भी बता चुका हूं, लेकिन चलो ध्यान से समझो। पहले मैं इसका हिंदी मीनिंग बताऊंगा, उसके बाद में मैं इन 5 क्वेश्चन का आंसर दूंगा। देखो ध्यान से, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मतलब यहां पे जो है श्री कृष्ण जी राधा जी को छोड़कर मधुबन से चले गए हैं और वो वापस नहीं आए हैं और कोई संदेशा उन्होंने नहीं भेजा उनके पास। तो भाई उसी को जो है राधा जी पवन से कहती हैं। ये पवन दूतिका चैप्टर का पद्यांश है। इसके कवि हैं अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत जी। इतना याद रखो भाई, काम हो जाएगा। देखो वो कहती हैं, मेरे प्यारे मेरे प्रिय नवजलद, नए मेघों के समान वाले। नवजलद का मतलब नए मेघों, नए बादलों के समान रूप वाले, और कंज से और कमल के समान नेत्र वाले, आंखों वाले, जाके आए ना मधुबन से। वो मधुबन से चले गए हैं और आए नहीं हैं, और ना भेजा संदेशा, और ना ही उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भेजा। मतलब राधा जी पवन को अपना दूत बनाकर कृष्ण जी के पास भेजना चाहती है। तो वो पवन से कहती है कि हे पवन, मेरे प्यारे नवजलद से कंज से नेत्र वाले, मेरे प्रिय और नए मेघों के समान रूप वाले और कमल के समान नेत्र वाले मेरे प्रिय श्री कृष्ण, जाके आए ना मधुबन से और ना भेजा संदेशा। वो मधुबन से चले गए हैं, वो अभी तक वापस भी नहीं आए हैं, और उन्होंने मेरे लिए कोई संदेशा भी नहीं भेजा है। मैं रो रो के प्रिय विरह से बावली हो रही हूं। मैं रो रो कर प्रिय विरह, यानी कि श्री कृष्ण के बिछड़ने से, प्रिय के बिछड़ने से बावली पागल सी हो रही हूं। जाके मेरी सब दुख कथा, जाओ और मेरी सारी दुख की कहानी श्याम को तुम सुना दो, तुम श्री कृष्ण को सुना दो। वो कहती हैं, मेरा श्री कृष्ण के बिछड़ने से मैं रो रो कर पागल सी होती जा रही हूं, जाओ और मेरी सारी दुख कथा तुम श्याम को सुना दो। फिर वो कहती है, ज्यों ही मेरा भवन तज तू अल्प आगे बढ़ेगी। ज्यों ही, जैसे ही मेरा भवन, मेरा घर तज, उसको छोड़कर तू अल्प आगे बढ़ेगी, थोड़ा सा आगे बढ़ेगी। शोभा वाली, शोभा से युक्त, सुखद सुख प्रदान करने वाली कितनी कितनी मंजू कुंजे, मतलब जो करौंदे का बगीचा या लता झाड़ियां होती हैं वो मिलेंगी। मतलब वो कहती है, जैसे ही मेरे भवन को, मेरे घर को छोड़कर तो थोड़ा सा आगे बढ़ेगी, तुम्हें जो है शोभा से युक्त और सुख प्रदान करने वाला बगीचा मिलेगा, ठीक है? प्यारी छाया मृदुल स्वर से मोह लेंगी तुझे वे। फिर वो कहती है, प्यारी छाया, वो बगीचा अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर, अपनी मधुर आवाज से, बगीचे में चिड़िया भी होंगी बहुत सारी, ठीक है, कोयल भी हो सकती है, स्वर से मोह लेंगी, वो तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। तो भी मेरा दुख लग, तो भी मेरे दुख को ध्यान में रखकर वहां जाना, वहां तुम जाना, विश्राम ना लेने लगना। वो कहती हैं कि तुम्हें जो है लता झाड़ियां, मतलब एक बगीचा मिलेगा, और वो अपनी प्यारी छाया और मृदुल स्वर से तुझे अपनी ओर आकर्षित करेंगी। फिर भी तू श्री कृष्ण जी के पास जाना, वहां विश्राम ना लेने लगना, जाना और मेरी सारी दुख कथा सुना देना। अब देखो क्वेश्चन फर्स्ट है, उपरोक्त पद्यांश के शीर्षक और कवि का नाम। शीर्षक का नाम पवन दूतिका, कवि का नाम अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत। 2 नंबर कंप्लीट। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, इन दोनों लाइनों का व्याख्या लिख दो भाई, रेखांकित अंश की व्याख्या हेडिंग डाल के लिख दो। तीसरा, पवन दूतिका द्वारा किसने किसको संदेश भेजा है? तो पवन दूतिका द्वारा राधा ने श्री कृष्ण को संदेश भेजा है। बस हो गया 2 नंबर। चौथा, प्रस्तुत पद्यांश में श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किस प्रकार किया गया है? तो राधा जी कहती है कि श्री कृष्ण आकाश में छाए नवीन बादलों, नए बादलों के समान रूप वाले हैं और उनके नेत्र कमल के समान है, ठीक है, वही लिख दो। 5वां, राधा की मनोदशा का वर्णन कीजिए। राधा जो है श्री कृष्ण के विरह में रो रो कर पागल हो रही है। भाई हिंदी मीनिंग पता है ना, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा पद्यांश। बस हो गया, 10 नंबर आपका कंप्लीट हो गया मेरे भाई। कैसे सॉल्व करना है? यूट्यूब पे सर्च कर लो, जाओ फटाफट, हमने क्लास दे रखा है। नहीं पता तो ये वाला कर लो, बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घटूसा नागरी। ये गीत से है जयशंकर प्रसाद जी के,
करके इसको आप कर सकते हो। ठीक है, चलो अब चलते हैं साहित्यिक पर्चे पर। भाई 100% फिक्स टॉपिक है ये हिंदी का, मैं नहीं बोल रहा, कोई भी टीचर आपको बता सकता है। कुछ बच्चे देखो हम आपको पढ़ा रहे हैं, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो भाई निकल लिए होंगे आराम से, मतलब उनको क्लास नहीं समझ में आ रहा होगा, सर जी क्या बता रहे हैं। भाई पूरा पेपर मैं समझा रहा हूं, किस टाइप से पेपर आएगा, मॉडल पेपर आपका होगा कैसा, कितने नंबर की कौन से क्वेश्चन आएंगे, यही नहीं जानोगे तो कैसे आप अच्छे नंबर ला पाओगे। ठीक है, चलो पांचवे का निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचनाओं का उल्लेख कीजिए, 5 नंबर। यही 3 लेखक का आप साहित्यिक परिचय याद कर लो, 5 नंबर फिक्स है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पुरोजी सुंदर रेड्डी, वासुदेव शरण अग्रवाल, इन तीनों का आप याद कर लो भाई, 5 नंबर फिक्स है, ये 100% फिक्स होता है। आप प्रीवियस ईयर पेपर हिंदी का उठाकर देख लो ना, यही 3 बार पूछे जाते हैं। हरिशंकर प्रसाद जी का भी पढ़ सकते हो, एज योर विश। ठीक है, बाकी साहित्यिक परिचय पर मैं बहुत जल्द वीडियो लाऊंगा, आप लोग सर्च करोगे तो क्लास आ जाएगा, सर्च करना क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट जीवन परिचय शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। कवियों में भी 5 नंबर का आता है, 100% फिक्स। देखो निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का, किसी एक कवि का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करो, जैसे सुमित्रा नंदन पंत, जयशंकर प्रसाद, मैथिली शरण गुप्त। एक और पढ़ लेना रामधारी सिंह दिनकर जी का, 4 पढ़ लो भाई, 5 नंबर ये भी आपका बिल्कुल फिक्स है। बाकी इनको मैं आगे आगे एक एक को पढ़ाऊंगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहिए। कहानी भाई 100% ये भी फिक्स होती है। देखो लाठी अथवा बहादुर कहानी के उद्देश्य पर प्रकाश डालिए, 5 नंबर अथवा लगा है। ध्रुव यात्रा अथवा पंचलाइट कहानी का सारांश लिखिए। भाई आपको 3 कहानी पढ़नी है, पंचलाइट, बहादुर, ध्रुव यात्रा। ठीक है, ये 3 कहानी पढ़ लो, आपका 5 नंबर फिक्स है। लेकिन आपको उद्देश्य और सारांश दोनों पढ़ना है। एक कहानी में 2 चीजें होती है, एक होता है सारांश, एक होता है उद्देश्य, तो आपको दोनों पढ़ना है, तो आपका नंबर फिक्स हो जाएगा। ठीक है, चलो ये मैं आगे आपको बताऊंगा, या YouTube पे सर्च करना पंचलाइट कहानी का सारांश शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। खंड काव्य पे चलो 7वां, स्वपठित खंड काव्य के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए, 5 नंबर। शब्द सीमा 80, मतलब लगभग 80 शब्दों में आपको लिखना है। भाई ये जिला वाइज होता है, जैसे आप यूपी से हो, यूपी के कुछ जिलों में मुक्त यज्ञ है, कुछ जिलों में रश्मि रथी है, कुछ जिलों में त्यागपति है, कुछ जिलों में आलोक वृत्त है, कुछ जिलों में सत्य की जीत है, कुछ जिलों में श्रवण कुमार है। तो ये जिला वाइज है भाई। अब आप जिस जिले से हो आप में वो होगा। अब आपको अगर पता है कि हमारे जिले में कौन सा खंड काव्य है तब तो ठीक है, नहीं तो आप सभी बच्चे अपने जिले का नाम कमेंट कर देंगे, किस जिले से हो, हम रिप्लाई दे देंगे भाई वहां पे कौन सा है। ये भी 100% फिक्स है, जो आपके जिले में हो वो पढ़ लो भाई, काम खत्म है। ठीक है, तो 50 नंबर का हमारा पेपर हो गया। देखो ध्यान से, 10 नंबर का बहुविकल्पीय, 10 नंबर का गद्यांश, 10 नंबर का पद्यांश, 10 नंबर का साहित्यिक परिचय, 5 नंबर की कहानी, 5 नंबर का खंड काव्य, टोटल 50 मार्क्स आपका कंप्लीट हो चुका है मेरे भाई। समझ में आ रहा है? अभी तो मापी है मुट्ठी भर जमी हमने, अभी तो पूरा आसमान बाकी है। चल भाई आगे खंड खा पे चल। खंड खा भी आएगा पूरे 50 नंबर का भाई। खंड का कंप्लीट हुआ, आप खंड खा पे आ गए हैं। खंड खा में आपका हिंदी, संस्कृत, व्याकरण, रस, छंद, अलंकार, पत्र लेखन, निबंध, यही सब रहेगा, कहीं बाहर से कुछ नहीं आता। देखो भैया संस्कृत का गद्यांश देखो 8वां, दिए गए गद्यांशों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद कीजिए, 7 नंबर। जैसे आपको एक गद्यांश दिया गया है, महामना विद्वान, वक्ता, धार्मिक नेता, पत्रकार, अश्चेत। ठीक है, अब इसको करना क्या है, ध्यान से समझो। आपको इसका संदर्भ लिख देना किस पाठ से, और फिर इसका हिंदी में अनुवाद कर देना। 3-4 चैप्टर बिल्कुल से पढ़ लेना, जातक कथा, महामना मालविया, पंचशील सिद्धांता और संस्कृत भाषा महत्वम। 4 चैप्टर पढ़ लो, आपका 7 नंबर गद्यांश का बिल्कुल लिखा रखा है, मैं स्टाम्प पर लिख सकता हूं। नहीं पता तो अथवा, देखो ये महामना मालविया का है, देखो महामना लिखा है ना, तो ये महामना मालविया का है। ठीक है, दूसरा देखो नहीं पता तो ये वाला कर लो, अथवा लगा है, सा शकुनी सडे अवलोकयंती मणिग्रीविश। ठीक है, अब ये भाई किस चैप्टर का है इसको भी समझ लो, ये जातक कथा चैप्टर का है, जिसमें 2 शीर्षक हैं। ठीक है, एक है नृत्य जातकम और एक है उलूक जातकम। तो ये जो है भैया ना, ये आपका उलूक जातकम से लिया गया है। ठीक है, किससे? नृत्य जातकम, ये नृत्य जातकम से लिया गया है। ठीक है, तो दोनों में से कोई एक कर लो, आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है।
ठीक, बाकी जो 4 चैप्टर मैंने बताए वो 4 चैप्टर अगर आपके कंप्लीट हैं तो समझ लो 7 नंबर बिल्कुल फिक्स है। चलो भाई अब पद्यांश पे चलो। ये देखो ये 100% फिक्स होता है। देखो दिए गए पद्यांशों या श्लोकों में से किसी एक का ससंदर्भ हिंदी में अनुवाद करो 7 नंबर। जैसे देखो परोक्षे कार्य हंतारम प्रत्यक्ष प्रियवादिनम वर्जेता दृशम मित्रम विस्कुंभम पयोमुखम। अब ये किस चैप्टर का है? ये सुभाषित रत्नानी चैप्टर का है। किस चैप्टर का बच्चे पार्टी? सुभाषित रत्नानी चैप्टर का ये हमारा पद्यांश है। और अगर आप इस पूरे चैप्टर के जितने भी श्लोक हैं सारे के सारे पढ़ लेते हो मेरे भाई ना, तो आपका 7 नंबर बिल्कुल फिक्स हो जाता है। ठीक है, नहीं पता तो अथवा लगाए। नामे रोचते भद्रम व उल्लूकस विशेषणम आकुर्धस मुखम पश्य कथम क्रुद्धो भविष्यति। मतलब आप सुभाषित रत्नानी चैप्टर पढ़ लो, ये जातक कथा के उल्लूक जातकम से है। मतलब आपके जो सुभाषित रत्नानी चैप्टर है ना, सारा श्लोक उसी चैप्टर में है। बाकी जो चैप्टर है किसी किसी में एक श्लोक है, उसको पढ़ लो भाई, आपका 7 नंबर फिक्स है। ठीक है, मुहावरे एवं लोकोक्तियों पे आ जाओ बेटा। निम्नलिखित में से मुहावरों लोकोक्तियों में से किसी एक का अर्थ लिखते हुए वाक्य प्रयोग कीजिए 2 नंबर। जैसे श्री गणेश करना। श्री गणेश करना मतलब किसी कार्य की शुरुआत करना। जब कहा जाता है ना भैया श्री गणेश कर लो, मतलब किसी काम की शुरुआत करना। ठीक है, दुखा है बगुला भगत होना, मतलब कपटी या धोखेबाज होना। ठीक है, टका सा जवाब देना, साफ इनकार करना। भागते भूत की लंगोटी सही, मतलब जहां कुछ ना मिलने की आशंका वहां थोड़े से काम चलाना चाहिए। मतलब आपको एक ही करना है, 4 दिए भाई, बहुत आसान हो जाता है। ठीक है, चलो अगला देख लो भाई। आप पठित गद्यांश पे आ जाओ 10 नंबर। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए 5 नंबर। भाई ये फ्री का नंबर है, आपको ये गद्यांश पढ़ना है। इसके नीचे 3 क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन 1 नंबर का समझ लो, ये क्वेश्चन 2, ये क्वेश्चन 2, 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। समझते नहीं पता तो अथवा लगाए, दूसरा दिया गया। चलो इसको हम पढ़ते हैं, थोड़ा सा समझने का प्रयास करते हैं। देखो ध्यान से भाई, बढ़िया से पढ़ना। विश्व आज जिस बड़ी समस्या से जूझ रहा है वो है जलवायु परिवर्तन। जलवायु परिवर्तन आज एक ऐसी विश्व स्तरीय समस्या का रूप ले चुका है जिसके समाधान के लिए आज संपूर्ण विश्व समाज को संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सतत प्रयास करने की आवश्यकता है। सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। इन गैसों का समुचित मात्रा में होना जीवन के लिए अनिवार्य है, किंतु जब इन गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ने लगता है तो जीवन के लिए प्रतिकूल परिस्थितियां उत्पन्न होने लगती हैं। विश्व में आई औद्योगिक क्रांति के बाद ही प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था, जो 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। परिणाम स्वरूप पृथ्वी और गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। भाई पढ़ लिया। अब क्वेश्चन का आंसर देखो, बिल्कुल फ्री। देखो गद्यांश में किस समस्या का उल्लेख किया गया है, तो भैया सिंपल है, गद्यांश में जो है जलवायु परिवर्तन का उल्लेख किया गया है। किसका? जलवायु परिवर्तन। तो यही इसी का उल्लेख किया गया, लिख दो, गद्यांश में जलवायु परिवर्तन का उल्लेख किया गया। ठीक है, अगला देखो भाई, सौरमंडल में कौन से ग्रह पर जीवन संभव है, उस ग्रह पर कौन कौन सी गैसें विद्यमान है। तो देखो ये सीधा सीधा लिखा है, सौरमंडल में पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहां जीवन संभव है। पृथ्वी के वातावरण में 78% नाइट्रोजन, 21% ऑक्सीजन तथा 1% कार्बन डाइऑक्साइड विद्यमान है। बस हो गया 2 नंबर यहां पे कंप्लीट हो गया। अगला देख लो भाई, अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक संसाधनों के दोहन का क्या परिमाण हुआ। तो देखो यहां पे लिखा है, ये देखो कहां है, ये देखो, प्राकृतिक संसाधनों का दोहन शुरू हो गया था जहां 19वीं एवं 20वीं शताब्दी में अपनी चरम सीमा को पार कर गया। परिणाम क्या हुआ? पृथ्वी पर गैसों का अनुपातिक संतुलन बिगड़ गया, जिससे विश्व की जलवायु पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा एवं प्रदूषण का स्तर इतना अधिक बढ़ गया कि यह अनेक जानलेवा बीमारियों का कारण बन गया। मतलब ये परिणाम हुआ यहां से लेकर यहां तक। बस 5 नंबर आपका फिक्स हो गया। मतलब 1 नंबर इसका हो गया, 2 नंबर इसका, 2 नंबर इसका, टोटल 5 नंबर आपका फिक्स हो चुका है। ठीक है, आगे देखो भैया, अब नहीं पता तो ये दूसरा वाला आपको गद्यांश कर लेना, ये हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं भैया इस पे, यानी कि शब्द युग्म को देखते हैं। अब देखिए स्टूडेंट, अगला टॉपिक हमारा जो है 11 नंबर, वो है शब्द युग्म। मतलब क्या होता है? देखो, 2 शब्दों का जोड़ा। देखो निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चुनकर लिखिए। जैसे देखो दसन दंसन, इसका सही अर्थ क्या होगा? जो पहले है उसका अर्थ पहले होगा, जो बाद में उसका अर्थ बाद में। तो देखो डसना और काटना, काटना और डसना, दांत और काटना या दस और डंक। तो इसका राइट आंसर होगा डसना और काटना। दसन का मतलब डसना
और दंशन का मतलब काटना, मतलब जो सही अर्थ होगा उसको सही से लिखना है। दूसरा छत्र छत्र, इसका सही अर्थ क्या होगा? क्षत्रिय और छत्री, सत्ता और छत्री, छत्री और छाता, छत और छाता। भैया क्षत्रिय और छत्री होगा, यानी कि आपका आ वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बस 2 नंबर का ये ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। अगला देख लो भाई, अनेकार्थी शब्द, निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखिए, 2 नंबर। जैसे अमृत, अमृत को हम क्या क्या बोलते हैं? सुधा, मुक्ति, दूध, औषध बोलते हैं। एक ही शब्द के कई अर्थ होते हैं। जैसे कवि, कवि को हम बोलते हैं शुद्ध, सूर्य, ऋषि। धन को हम बोलते हैं क्या क्या? धन को बोलते हैं संपत्ति, पूंजी, स्त्री, ठीक है। और धन को हम बोलते हैं जैसे जो जोड़ होता है, ठीक है, गणित का एक चिन्ह होता है। चलो भाई अगला देखो, ये है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। देखो निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखिए 1 नंबर। जैसे विष्णु के उपासक, उनको क्या बोलेंगे? विष्णु के उपासक जो होंगे उसको शाक्त, वैष्णव, श्रद्धेय या शाश्वत। भैया वैष्णव बोलेंगे, जो विष्णु के उपासक हैं वो वैष्णव हैं, ठीक है। जिसकी इच्छाएं बहुत ऊंची हो उनको क्या कहेंगे एक शब्द में? अभिलाषी, जिज्ञासु, इच्छुक या महत्वाकांक्षी। भाई महत्वाकांक्षी, जिनकी इच्छाएं बहुत ऊंची होंगी वो महत्वाकांक्षी, ठीक है। 2 नंबर इसका भी कंप्लीट है। इन सबको मैं आगे आगे आपको बताऊंगा, टेंशन मत लेना। ये देखो वाक्य संशोधन, निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखिए 2 नंबर। जैसे देखो का मोनिका भोजन कर ली है, ये गलत है। वाक्य में गलतियां होंगी उसको सही करके लिखना है। मोनिका भोजन कर लिया, नहीं मोनिका ने भोजन कर लिया है, ये सही होगा। दूसरा खा सौम्या पूरी रात भर जागती रही, नहीं सौम्या सारी रात जागती रही, बस ये सही है, ठीक है। ऐसे समझ जाओ बस, या पूरी रात जागती रही। गा उसने हस्ताक्षर कर दिया, नहीं उसने हस्ताक्षर कर दिए। घा हमारी अध्यापिका विद्वान है, नहीं हमारी अध्यापिका विदुषी है। देखो स्त्रियों के लिए विदुषी का यूज करते हैं, पुरुषों में विद्वान का यूज किया जाता है। अब चलते हैं रस छंद अलंकार को। भाई 100% फिक्स टॉपिक है ये, रस छंद अलंकार। देखो वीर रस अथवा करुण रस की परिभाषा उदाहरण सही लिखे 2 नंबर। छंद में अलंकार में संदेह अथवा अनुप्रास अलंकार का लक्षण उदाहरण सही लिखे 2 नंबर। और छंद में कुंडलियां अथवा सोरठा छंद का लक्षण उदाहरण से लिखे 2 नंबर। भाई रस छंद अलंकार तीनों को एक ही वीडियो में मैंने पढ़ा रखा है, यूट्यूब पे बोलना रस छंद अलंकार शुभम लेक्चरर, आपको वीडियो मिल जाएगा। सारे रस, सारे छंद, सारे अलंकार उसमें मैंने बताया। 6 नंबर आपका फिक्स है। मतलब रस में आप लोग पढ़ लो हास्य रस, करुण रस, वीर रस, श्रृंगार रस। छंद में आप लोग पढ़ लो दोहा, चौपाई, सोरठा, कुंडलियां। अलंकार में आप पढ़ लो अनुप्रास, यमक, रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, बस हो गया। इतना पढ़ लो, 6 नंबर फिक्स है। ये 100% फिक्स होता है मेरे भाई। चलो अब पत्र लेखन पे चलेंगे। पत्र लिखना भी मैंने सिखाया है। 13 नंबर पेयजल अधिकारी को पत्र लिखिए जिसमें अनिवार्य रूप से जल प्राप्त होने की शिकायत की गई हो। 6 नंबर का आता है पत्र लेखन। नहीं पता तो अगला देख लो, अथवा लगा है। अपने विद्यालय में कंप्यूटरों के अभाव की ओर विद्यालय के प्रधानाचार्य का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कंप्यूटर की पूर्ति है तो उन्हें एक प्रार्थना पत्र लिखिए। दोनों में से कोई एक करना। यूट्यूब पे जाओ, सर्च करो बेफिक्र होकर, क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट पत्र शुभम लेक्चरर, वीडियो आपके सामने हाजिर है भाई। 6 नंबर का आता है। आज मैं पेपर पैटर्न बता रहा हूं, जिस दिन सॉल्यूशन बताया ना पूरा खल्लास हो जाएगा। निबंध पे आ जाओ मेरे भाई। निबंध निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर अपनी भाषा शैली में निबंध लिखिए 9 नंबर। जैसे देखो 5 टॉपिक रहेंगे, 5 निबंध दिए जाएंगे, किसी एक को लिखना है। का भारत में कंप्यूटर की महत्व। खा भारत में बेरोजगारी की समस्या। गा मेरी प्रिय पुस्तक। घा पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान। और अंगा नारी सशक्तिकरण। 5 में से कोई एक करना है। निबंध पर मैं वीडियो बना चुका हूं, यूट्यूब पे सर्च करो क्लास 12 हिंदी इंपॉर्टेंट निबंध शुभम लेक्चर, वीडियो मिल जाएगा। जब भी निबंध लिखना हेडिंग अच्छे से लिखना, मतलब पहले रूपरेखा हेडिंग डाल देना। क्या रूपरेखा एक हेडिंग आपका होना चाहिए। रूपरेखा के अंतर्गत जितने आपको हेडिंग डालने वो लिखना है। जैसे पहला हेडिंग प्रस्तावना होना चाहिए, ठीक है। बीच में आप निबंध से रिलेटेड हेडिंग डाल देना, जैसे जिस टॉपिक पे आप निबंध लिख रहे हो उसका हेडिंग। और लास्ट में उपसंहार होना चाहिए। किसी भी टॉपिक पर निबंध लिखो, पहला हेडिंग मतलब सबसे पहले रूपरेखा बना लो, पहला हेडिंग प्रस्तावना, लास्ट में उपसंहार, बीच में जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो वो, ठीक है। बस ये हो गया, यानी कि ये लास्ट टॉपिक था। टोटल 14 क्वेश्चन रहते हैं। खंड खा भी फिनिश हुआ 50 नंबर का। तो भाई पूरे 100 नंबर का जो हिंदी का पेपर है ना वो यहां पर फिनिश हो चुका है। आज का मॉडल पेपर आपको कैसा लगा भाई? इंग्लिश का भी ऐसे ही चाहिए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में इंग्लिश लिख देना। किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट कर देना। बाकी आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। चलते हैं, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।